नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। ब्रेकिंग एट 10 में हम कुछ अहम खबरों का अहाता करते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। UNHRC में पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा है। पाक भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण रहा है, ये भारत का कहना है। तुर्की और OIC को भी खरी खरी सुनाई गई है। JNK पर तुर्की के प्रतिनिधि की टिप्पणी की भी निंदा की गई है। भारत के प्रति पाकिस्तान का ऑब्सेशन गलत है। प्राथमिकताओं का संकेत। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो UNHRC में पाकिस्तान को भारत ने खरी खरी सुनाई है, खूब लताड़ा है। आपको बताएं कि UNHRC में पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा है। पाक भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रहा है। साथ ही साथ तुर्की और OIC को भी खरी खरी सुनाई है। JNK पर भी अपना मौक़िफ़ जो है यहाँ पर साफ रखा है। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान लगातार करता रहा है, हालांकि खुद उसके अंदरूनी हालात क्या हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर भारत ने खरी खरी सुनाई है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और इस पर लगातार तमाम तर जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी अब सामने आ रही हैं, भी हमारी नज़र बनी हुई है। सबसे अहम ये कि जिस तरह से UN प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करता रहा है, और एक बार फिर हिना रबानी खान ने वहाँ पर जो बयान दिया उसकी सख्त निंदा की गई भारत की ओर से और खरी खरी सुनाई गई। वहाँ पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं उनको वहाँ पर सामने रखा गया, और साथ ही साथ तुर्की और OIC को भी भारत ने अपनी तरफ से जवाब दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का है। इन मामलों पर किसी की भी दखलंदाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि ने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया। बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। और सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम खबर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान अपने हालात को संभालने में नाकाम रहा है, इस तरह के ग्लोबल प्लेटफॉर्म का वो लगातार इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरह की बात वहां पर रखी गई और फिर भारत ने क्या कुछ खरी खरी सुनाई। अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए हम ये तमाम तर डिटेल्स चाहेंगे। शैलेंद्र वांगू। देखिए, UN की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से UN के मंच का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान की जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ने आपसे कुछ दिन पहले एक वर्चुअल लिंक के जरिए एक UN पैनल को एड्रेस किया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, बिना नाम लिए भारत के लिए टिप्पणियां की। उसमें कहा कि भारत जो है वो बेसिकली भारत को बदनाम करने के लिए उन्होंने कुछ आरोप लगाए भारत के ऊपर। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि टर्की की तरफ से और OIC की तरफ से जो स्टेटमेंट्स लगातार आते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर भी भारत की तरफ से कड़ा संदेश दिया गया है। UN में राइट ऑफ रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि इस तरह की जो टिप्पणियां हैं वो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और ऐसे में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो चाहे अहमदिया कम्युनिटी हो वहां पे, बलूचिस्तान में आम लोग हों, या फिर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज है, चाहे हिंदू है, सिख है या क्रिश्चियंस हैं, तो उन पर जिस तरह से लगातार पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है जुल्म ढाती है, उसको भारत ने उजागर किया है और ये कहा है कि पहले पाकिस्तान अपने अंदर झांके कि वो क्या कुछ वहां पर अंदर फिलहाल चल रहा है, और साथ ही साथ जहां एक तरफ उनको फुर्सत मिलती है अपनी ही आवाम के खिलाफ कार्रवाई करने में, ऐसी फुर्सत में वो फिर आतंकवाद को समर्थन देते हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मिलिट्री एकेडमी के पास एक सुरक्षित जगह पर पनाह दी गई थी। तो इसी बात का भारत ने जिक्र किया और ये भी कहा कि न सिर्फ ओसामा बिन लादेन बल्कि ऐसे तमाम आतंकी हैं जिनको पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है। और वहीं अगर हम UNHC की बात करें तो सबसे ज्यादा आतंकी
वो पाकिस्तान में ही बेस्ड है। तो जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको एड्रेस करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान लगातार ऐसे मंचों का, यूएन जैसे मंच का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करता है, और वहीं भारत ने टर्की के लिए भी और ओआईसी के लिए भी साफ कर दिया है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे। ओआईसी के लिए भारत ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो लगातार ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का इस्तेमाल अपने एजेंडे के लिए करता है, और उसको ऐसा करने दिया जाता है बावजूद इसके कि आतंकवाद को लगातार पाकिस्तान समर्थन देता आ रहा है। और वहीं भारत के भारत की जो भूमि है, भारत की जो एरियाज हैं, जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है पाकिस्तान। पहले उनको खाली करने का सुझाव ओआईसी को देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो ओआईसी का इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए करता है। तो कुल मिला के न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि टर्की और ओआईसी के लिए भी भारत ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है। और आपको बता दें कि यूएन में हिना रब्बानी खार के कमेंट के बाद भारत की तरफ से ये बयान सामने आया है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो रही भारत के जवाब की बात। शैलेंद्र, थोड़ा सा हम आपसे ये एनालिसिस यहाँ पर चाहेंगे, तज्जिया जरूर हम करेंगे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर ये बात की गई है। लगातार हम देखते रहे हैं कि खुद पाकिस्तान में खास तौर पर जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। लगातार हम देखते रहे हैं कि वहां पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनसे पूरी इंसानियत का सिर शर्मसार होता है। ये बात वहां पर उठनी चाहिए थी। किस तरह से आप वहां की जो लेडीज हैं उनकी बेहुरमती करते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जो लेडीज हैं उनकी खास तौर पर यहां बात करना चाहेंगे। कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि किस तरह से उनको जला दिया गया है या फिर उनके साथ नाजेबा सुलूक किया गया है। ये तमाम चीजें ह्यूमन राइट्स कमीशन में आनी चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर वहां तस्करा होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी के लिए बात होनी चाहिए, लेकिन वही एक राग बार बार। बिल्कुल, भारत ने भी अपने रेड रिप्लाई में यही बात कही है कि अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो वहां पर एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के ही 8,500 के करीब केसेस कंप्लेंट्स अभी भी हैं। तो जाहिर तौर पर जो भी आवाम में जो आम आदमी अगर आवाज उठाता है अपनी सिस्टम के खिलाफ, तो उसको एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस के तहत गायब कर दिया जाता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिशियंस हो। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दुनिया की नजरों में पहले से ही है। अगर वही बात करें माइनॉरिटी कम्युनिटी की, चाहे सिख कम्युनिटी हो या क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी, लगातार उनके रिलीजियस प्लेसेस पे हमले होते हैं। जो माइनर लड़कियां हैं उनको अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, तो ब्लास्फेमी के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए जाते हैं। किसी के कोई भी अगर वहां की आर्मी और वहां की जुडिशरी के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये तमाम पहलू हैं जो पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई है, जिस पर डिस्कशन होना जरूरी है। और यही भारत ने इस मुद्दे को उठाया है कि एक तरफ जहां लगातार आप भारत के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी करते आ रहे हैं, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो तेजी से वहां पर विकास हो रहा है, इलेक्शंस वहां पर ग्रास रूट लेवल पर कराए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो तमाम नॉर्मलसी के से जुड़े स्टेप्स हैं उसको पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए बार बार अपने अंदरूनी हालात खराब होने के बावजूद पाकिस्तान बार बार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की शैलेंद्र, और इस अहम मुद्दे पर इसीलिए लगातार हम ये डिस्कशन अब तक जारी रखे हुए। हमारे साथी समीर भट्ट भी मौजूद हैं जम्मू से, और श्रीनगर से हमारे साथ शबीर मीर भी हैं। शबीर का हम रुख करना चाहेंगे। शबीर, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात जो है वो की गई है, एक बार फिर से वही राग अलापा गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये तमाम मामले जो है ये बहुत पीछे जा चुके हैं? जो यूटी की तरक्की है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, या फिर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब बाकायदा G20 की तैयारियों की वहां पर बात होनी चाहिए, किस तरह से आप देखेंगे इस बयान को? देखिए, ये रिवायत है और रिवायत हमेशा ये रही है, जब भी यूनाइटेड नेशंस का जो भी फोरम है, पाकिस्तान और जो उनके हिमायती मुल्क हैं वो ये बात उठाते हैं। और जहां तक इसकी रेलेवेंस का ताल्लुक है, तो अब मुझे नहीं लगता है, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो भी ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का इशू ले जाना और वहां पे उठाना, इसकी कोई रिवायत के सिवा कोई बात रही नहीं अब इसमें, जहां तक इसका ताल्लुक है। और पाकिस्तान की जो परेशानी आज की तारीख में, जो मैंने ये बयान पढ़ा, इसमें ज्यादा परेशानी उनको ये है कि इंडिया अपने जो आर्मामेंट्स, जो अपने हथियार खुद बना रहा है और हथियार
अपनी अपनी फौज को, अपने जो टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा है, इससे भी उन्हें परेशानी है। इसके अलावा कि वो कश्मीर को लेके बाकी बातें करें, रेलेवेंस अब यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे रही नहीं। सिर्फ एक UN MOG का एक दफ्तर है, उसके अलावा बाकी फोराज में बगैर बात करने के सिवा इससे आगे कोई बात बढ़ती नहीं, और जिसका जवाब बाकायदा तौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है। जी शब्बीर, आप हमारे साथ बने। समीर भट्ट, एक बार फिर से वही राग अलापा गया, और लगातार हम इस मामले पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुद अपने किस तरह के हालात से दो चार है। अब तो कम से कम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उससे अपने लोगों के लिए आवाज उठानी है, उनके आगे आने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए आवाज उठानी है। ये तमाम मुद्दे अब बहुत पीछे चले गए हैं। देखिए हिना, सितम ज़रीफ़ी तो यही है ना कि पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इसको करना क्या है। पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है, हम बार बार इसको बोल भी रहे, बोला भी हमने बहुत बार है, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कितनी ज़्यादा और कितनी डीप है। बजाय इसके कि वो अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करे, वहाँ की इकोनॉमी को ठीक करे, वहाँ लोगों को जो महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहाँ पे लोग अनारकी के दौर से गुजार रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करके वो हिंदुस्तान का हेल्प लेता। इस वक्त हिंदुस्तान एक सुपर पावर है, इकोनॉमिक एक बहुत बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है, और 5वें नंबर पर हम पहुंचे हैं, और हमारा जो लक्ष्य है वो पहले नंबर पे जाने का है। तो भारत जैसे सुपर पावर के सामने अगर वो अच्छे ताल्लुकात रखता, कोशिश करता कि इस वक्त जो उसके क्राइसिस हैं वो उसमें भारत की हेल्प लेता, भारत से फरियाद करता कि उसको पैसा दे या बाकी जितनी भी तरीके से उसको बेल आउट हो सकता था, लेकिन उसके बजाय, ये करने के बजाय, अपने लोगों की भलाई सोचने के बजाय, जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा कश्मीर, जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहा है, और ये आज से नहीं, लगातार हम पिछले 32 सालों से 33 सालों से देख रहे हैं, इसकी तरफ से जो आतंकवाद यहाँ फैलाया गया उसका भी कोई वो कुछ नहीं कर पाया। हिंदुस्तान की जो फौज ने, यहाँ की पुलिस ने पिछले 32 साल में उसका भी कड़ाई से, बहादुरी से मुकाबला किया, और आज बचे कुछ आतंकवादी बचे हैं। कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। पाकिस्तान के पास अब एक स्ट्रैटेजी नहीं है। बेसिकली वहाँ की जो इस वक्त की जो रिजीम है वो भी अब चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि वो फेलियर है इंटरनल मामले में, तो लोगों का ध्यान बांटने के लिए, और जो कुछ एलिमेंट वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट को लेकर आगे चलते हैं, उनको, उनके जज्बात को भड़काने की ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से है, और ये दिखाने की कोशिश है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, और सो कॉल्ड जो एट्रोसिटीज की वो बात करता है। वास्तविकता में जो इस वक्त के जो इंटरनल जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वहाँ पे एक तरह से खाना जंगी की सूरत हाल हो गई, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ। ये पता नहीं, और बहुत सारी चर्चा ऐसी है कि आर्मी जो चीफ है वहाँ के, वो कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं, क्योंकि लोग खुश नहीं है, आर्मी भी खुश नहीं है। तो ये ध्यान भटकाने के लिए और ये दिखाने के लिए नहीं कि हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है, तो एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से है, लेकिन इंडिया ने जिस तरह से उसको फर्मली डील किया है, फर्मली उसका जवाब दिया है, ये पाकिस्तान को एक सबक है। और ऐसा अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट ने, उन्होंने वाजे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान जब तक कि ऐसी हमाकतें, ऐसी चीजें जारी रखेगा तो कोई बातचीत नहीं उसके साथ होगी, ना उसको कोई मदद दी जाएगी। और खासकर हम ये देखें यहाँ पे हिना कि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जब उनसे बात होती है तो वो ये कहते हैं कि वो इंडिया जैसा जो इस वक्त की जो रूलर्स हैं, इंडिया जैसे रूलर्स पाकिस्तान में होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खत्म हो चुकी है, फॉरेन की जो इंटरनल डिफेंस सिस्टम है वो खत्म हो चुका है, तो वो हिंदुस्तान से मदद चाहते हैं। बिल्कुल समीर, आपने बिल्कुल सही और इशारा किया है। बात को हम थोड़ा सा आगे समझना चाहेंगे शब्बीर से भी। शब्बीर, जिस तरह से अगर हम खास तौर पर यूटी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें, इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए भी लगातार यहाँ कोशिशें की जा रही हैं, तो
एक तरफ जब लोग आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर खास तौर पर लोग जो है वो अब इन्वेस्टमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो आपको क्या लगता है कि अब इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाएगा? एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल अगर किया गया तो उसका कोई मायने रह जाएंगे? अब देखिए हिना, यहाँ जिन बयानात का हम अभी जिक्र कर रहे हैं, जिन पे तबसरे कर रहे हैं, आम लोगों में इस पे कोई बात भी नहीं हो रही है। एक जमाना था जब लोग बैठ के रेडियो सुनते थे। आज इंटरनेशनल फोराज में क्या कहा गया, पाकिस्तान ने क्या कहा, इंडिया का जवाब क्या था, डिस्कशन होता था, वो जमाना गया। आज लोगों के मसाइल अलग हैं। आज लोगों के मसाइल एम्प्लॉयमेंट के हैं, आज लोगों के मसाइल रोजी रोटी के हैं, साथ में जो महंगाई है, ये इश्यूज हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। कश्मीर में सूरत हाल है जो पूरे मुल्क में है, और खास तौर पे एक जमाना था जब इन चीजों को पनपने दिया जाता था, तब बात होती थी, इन पे डिस्कशंस होते थे। अब नहीं है। रोजगार के ताल्लुक से आपने जिक्र किया, अभी एक खबर ये आई है कि 26,000 पोस्ट गवर्नमेंट और एडवर्टीजमेंट करने जा रही है। अप्रैल तक उनमें भर्ती का अमल शुरू होगा। ये मसला है क्योंकि जम्मू कश्मीर में दिसंबर में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो टॉप पे थी 21.7% थी। अब वो 5% घट के, अच्छी खबर यह है कि वो घट गई है और 14.7% है आज की तारीख में, जो फरवरी में CMI ने जो डाटा उसके हिसाब से 5% घटी है। लेकिन अभी भी अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो उससे दोगुनी है। मुल्क में जो एवरेज है उससे दोगुनी है। ऐसे में लोगों के पास रोजगार के मसाइल हैं, लोगों को अपने घर देखने हैं, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, उन्हीं पे ध्यान है। अब ये इंटरनेशनल, जब से 370 हटा है तब से ज्यादा ये इंटरनेशनल फोराज में क्या हो रहा है उस पे ज्यादा बात नहीं हो रही है, और आम लोग भी इन चीजों पे बयानात ना देते हैं, ना इन पे अब तबसरे होते हैं। जी बिल्कुल शब्बीर, और हमारे साथ हमारे तमाम तर साथी जो हैं बने हुए हैं क्योंकि रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। समीर, आपका हम रुख करना चाहेंगे, और एक बहुत आम सी बात लगातार हम पाकिस्तान में जो अपने जो बाशऊर तबका है, चाहे हम देखें कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, जो सहाफ़ी है, वो वहाँ पर महफूज नहीं है। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं कभी भी उनके ऊपर हमले हो जाते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर भी कभी भी हमले हो जाते हैं। तो खुद वहाँ अपने हालात का शिकार है, और इन तमाम चीज़ों की तरफ जब उन्हें तवज्जो देने चाहिए, उनके जो लीडर्स हैं वो किस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने मुल्क की बात करने के बजाय, अपने मुल्क में लोगों की हिफाजत के बजाय जब इस तरह की बातें करेंगे तो क्या ये समझा जाएगा कि सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है? बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, ये ध्यान हटाने की कोशिश है अपने फेलियर से, अपनी नाकामियों से, अपने जो वहाँ पे शोरिश उत्पन्न हुई है, वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, वहाँ पे हर तरफ से मायूसी है लोगों में, लोग खौफजदा है क्योंकि कभी भी कहीं कुछ भी हो सकता है। आतंकवादी घटनाओं की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो आपको पता ही है, जब से अफगानिस्तान का जो मसला हुआ था उसके बाद वहाँ पे जो तालिबान है, पाकिस्तानी तालिबान, उनका जो विंग पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को चैन की सांस लेने नहीं दे रहा है। वहाँ पे हर तरफ से हम ये कह सकते हैं कि खौफ है लोगों को, चाहे माइनॉरिटीज है, चाहे वुमेन फॉक है, चाहे स्कूली बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे जितने भी फेलियर्स हैं, जो नाकामियां है, जो नई सरकार आई थी, जब इमरान खान का जो तख्ता है पलट दिया गया था, तो ये जो नई सरकार आई थी उन्होंने एक बड़ा दावा किया था कि अब वहाँ पे अच्छे दिन आएंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, महंगाई को हम कंट्रोल करेंगे, वहाँ पे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन उल्टा उसके बगैर उल्टा सब कुछ हो गया। वहाँ पे सब कुछ अब पीछे ही जा रहा है पाकिस्तान इस वक्त सबसे, और उसकी जो कोशिश है बेल आउट पैकेज की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या बाकी कंट्री से, उन्होंने दिखा दिया। तो इन चीज को देखते हुए अब पाकिस्तान अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, और हिंदुस्तान को ये पता है, हिंदुस्तान की जो हुक्मरान है, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, उसने ये साफ कहा है कि जब तक कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, जब तक कि ये अपनी जो करतूतें हैं, यहाँ बयानबाजी है, बिल्कुल समीर, लगातार इस अहम मुद्दे पर तमाम तर रिएक्शंस भी हम अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे। अपने तीनों साथियों का यहाँ पर शब्बीर मीर का, समीर भट्ट का और शैलेंद्र वांगभू जो हमारे साथ लगातार अपडेट के साथ मौजूद रहे, तीनों साथियों का यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम खबर पर तफसीली तज्जिए के लिए।
और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। दिल्ली शराब नीति मामले के ताल्लुक से ये अहम खबर है, जहां मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होना है। आज मनीष सिसोदिया की 5 दिनों की रिमांड पूरी होने वाली है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी और इसी अहम मामले पर आज लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये मामला है और आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होना है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हिना, साफ तौर से मनीष सिसोदिया फिलहाल आज उनकी जो 5 दिन की कस्टडी है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद आज सीबीआई उनको दोबारा 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। हिना, लेकिन जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक अभी मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि सीबीआई के सूत्र ये बताते हैं हिना कि मनीष सिसोदिया से जो सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की है उस क्वेश्चनिंग का सीधा जवाब मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं दिया गया है। सवाल कि उनके कंप्यूटर से जो चीजें रिकवर हुई हैं, जिसमें साफ तौर से आबकारी नीति को लेकर जो चीजें बनाई गई थी, जो नियम बनाए गए थे, उन नियमों में बदलाव किन कारणों की वजह से किया गया, और साथ ही साथ जो इंडो स्प्रिट कंपनी है जिसको फिलहाल सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया गया है, उसके पीछे की मंशा क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात सीबीआई ये भी जानना चाहती है कि जो फिलहाल परसेंटेज है, बिडिंग परसेंटेज है, उसको फिलहाल बढ़ाकर 5% से 12% क्यों किया गया। ये तमाम जो फिलहाल जानकारी है वो सीबीआई को अभी मनीष सिसोदिया से नहीं मिला है। लेकिन जो इसमें दूसरा डेवलपमेंट है वो ये है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन दाखिल किया राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें आज बहस होनी है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तरफ से जो कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है हिना, उसमें 2 प्रमुख बातें कही गई हैं। जी। पहला कि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है सीबीआई के द्वारा, उसमें मनीष सिसोदिया बतौर एक्यूज्ड नहीं शामिल किए गए हैं, और साथ ही साथ इस मामले में जितने लोग अभी एक्यूज्ड हैं आबकारी नीति के मामले में बतौर आरोपी, उनको कोर्ट के द्वारा जमानत मिल गई है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी जानी चाहिए। और जिस तरह सीबीआई ने यह बताया था कि इस पूरे मामले में कई पूछताछ करने हैं, कई लोगों से कन्फ्रंट कर, उन तमाम चीजों की जानकारी आज 2 बजे सीबीआई बताएगी कि इस 5 दिनों की रिमांड में मनीष सिसोदिया से उनको क्या जानकारी मिली। लेकिन जब तक आबकारी नीति के मामले में मनीष सिसोदिया सीबीआई को कोई ठोस जानकारी नहीं दे देते हैं, तब तक उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में हिना 2 जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, पहली सीबीआई और दूसरी ईडी। और अगर सीबीआई को कस्टडी की आवश्यकता नहीं होगी तो ये माना जा रहा है कि ईडी भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि आबकारी मिनिस्टर मनीष सिसोदिया थे और कैबिनेट अप्रूव जब हुआ, जब ये आबकारी नीति बनाई गई थी, उस दौरान की वजह से किन लोगों को, जो साउथ के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाया गया, चाहे उसमें विजय नायर हो, चाहे उसमें गुच्ची बाबू हो, समीर महेंद्रू हो, तो इन तमाम लोगों से फिलहाल कन्फ्रंट करवाना हो सकता है सीबीआई इस मामले में जांच को लेकर आगे बढ़े। लेकिन आज फिलहाल केस सीबीआई का है, तो 2 बजे जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ये देखना बेहद अहम होगा कि सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया के मामले पर और क्या कुछ आज बड़े खुलासे किए जाते हैं। जी बिल्कुल सुशील, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार हम आपसे तफसील जो है अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे, ये जब से सुर्खियों में आया है तब से ही इस पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें या फिर ईडी की बात करें, काफ़ी दिनों से इस मामले में तफ्तीश की जा रही थी, तमाम तर चीज़ें जो है एक के बाद एक सामने आ रही थी, और उसके बाद ही ये अहम कार्रवाई जो है ये की गई है। अब आगे क्या कुछ होना है उस पर तो लगातार नज़र बनी हुई है, लेकिन ये आज या कल का मामला नहीं है। इस मामले पर लगातार जो डिटेल्स है वो इकट्ठा की जा रही थी, तफ्तीश की जा रही थी। देखिए, बिल्कुल हिना, आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए सीबीआई इस पूरे मामले में सबसे पहले केस रजिस्टर्ड किया गया और दिल्ली के ही अधिकारी के द्वारा यह कहा गया था कि जो आबकारी नीति बनाई गई है उस आबकारी नीति में कथित गड़बड़ियां की गई हैं। सीबीआई ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले एक्यूज नंबर 1 के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया, लेकिन जब गिरफ्तारियां हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि मनीष सिसोदिया जब भी सीबीआई ने उनसे क्वेश्चनिंग की, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई उनको फिलहाल भटकाना चाह रही है, बीजेपी में शामिल करवाना चाहती है और ये एक बड़ी साजिश है।
आम आदमी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से हिना बार बार यह आरोप लगाया गया कि शिक्षा की नीति को लेकर कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो आगे बढ़ना चाहती है आम आदमी पार्टी को। लेकिन एक बड़ा सवाल ही ना यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आबकारी मिनिस्ट्री को लेकर कोई काउंटर अटैक नहीं किया गया, चाहे वो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह हो। लेकिन आबकारी को लेकर, आबकारी नीति को लेकर कोई काउंटर अटैक ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं किया गया जिसमें यह माना जाए कि मनीष सिसोदिया की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। हालांकि हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से शिक्षा की नीति को लेकर ही ये बड़ा सवाल किया गया, लेकिन सीबीआई इस मामले में यह कह रही है कि अगर आबकारी नीति बनाई गई तो जो परसेंटेज ऑफ वैल्यू था उसको 5% से बढ़ाकर प्रतिशत क्यों किया गया। और वही जो सीबीआई का एक ठोस दलील है वो ये है कि जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड किया तो उनके कंप्यूटर से आबकारी नीति के मामले में कुछ दस्तावेज रिकवर किए गए और वही जो आबकारी नीति को लेकर जो एक प्रपोजल तैयार किया गया था वो प्रपोजल कैबिनेट से पहले साउथ के डीलर्स को दे दिया गया था। जब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी ने जांच को लेकर आगे अपनी जांच बढ़ाई तो फिलहाल साउथ में बैठे हुए कुछ बड़े जो शराब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनके मोबाइल के चैट से ये पता चला है कि वो मनीष सिसोदिया के द्वारा वो आबकारी नीति पहले ही वहां पर भेजी जा चुकी थी। और जब इस विषय में मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने की जरूरत हुई तो मनीष सिसोदिया की तरफ से सीधा जवाब सीबीआई को नहीं दिया गया और इसके बाद जो फिलहाल उन्हें नोटिस सर्व करवाया गया 41 सीआरपीसी के तहत, जिसमें सीधा जवाब न देने की वजह से सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। दूसरा जो इस मामले में एक बड़ा पहलू है वो है दिनेश अरोड़ा, जो इसी मामले में सरकारी गवाह बना और उसने बताया कि किस तरह साउथ के लोगों को फायदा पहुंचाया गया है और किस तरह आबकारी नीति में बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सरकारी पद हुए नेता के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग और साथ ही साथ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीति, ये दो ऐसे स्ट्रांग पॉइंट्स है सीबीआई के पास जिसमें सीबीआई मनीष सिसोदिया को डिरेल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मनीष सिसोदिया के द्वारा कैबिनेट अप्रूवल को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो तो आज की जो कार्रवाई है वो भी काफी अहम रहने वाली है। लगातार इस पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत आपका यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जो डिटेल्स हैं, तफसीलात हैं, वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी सुशील पांडे जो कि इस बेहद अहम मामले पर तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर पुंछ से है जहां भयानक सड़क हादसा पेश आया है। पुंछ नगर स्थित शेर कश्मीर पुल के पास यह हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार बाइक ने एक पुलिस जवान को जबरदस्त टक्कर मार दी। जवान को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। तो एक और अहम खबर पुंछ से जहां एक भीषण सड़क हादसा पेश आया। पुंछ नगर स्थित शेर कश्मीर पुल के पास यह हादसा हुआ जहां एक स्पीडिंग बाइक ने एक पुलिस जवान को जबरदस्त टक्कर मार दी। जवान को अस्पताल में लाया गया है। पूरा मामला सीसीटीवी में आप देख सकते हैं। किस कदर भयानक ये सड़क हादसा था, पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर अब तमाम तरह जो जांच है वो की जा रही है। पुंछ नगर में पुल के पास एक बाइक सवार ने, बाइक पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने एक पुलिस जवान को जबरदस्त टक्कर मारी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में, पोस्ट बजट वेबिनार से पीएम के संबोधन में। आज उसका लाभ कच्छ जिले को अद्भुत मिल रहा है। आज कच्छ गुजरात का सबसे तेज विकास करने वाला जिला बन गया है। जो कभी सीमा पर यानी एक प्रकार से अफसरों के भी पोस्टिंग करते तो पनिशमेंट पोस्टिंग माना जाता था, काला पानी की सजा बोला जाता था।
वो आज सबसे डेवलप डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र जो कभी वीरान था वो अब वाइब्रेंट है और वहां की चर्चा आज पूरे देश में है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5 तो एयरपोर्ट है और इसका पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो कच्छ में जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आपको अवसर में पलटा और तत्कालीन जरूरतों से आगे सोचा, उसका आज परिणाम मिल रहा है। साथियों, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के साथ ही देश के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मजबूत होना उतना ही आवश्यक है। हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा उतने ही टैलेंटेड युवा, स्किल्ड युवा काम करने के लिए आगे आ जा पाएंगे। इसलिए ही स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, फाइनेंस स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्राथमिकता देना, जोर देना उतना ही आवश्यक है। अलग अलग सेक्टर्स में, छोटे और बड़े उद्योगों में हमें स्किल फोरकास्ट के बारे में भी एक मैकेनिज्म विकसित करना होगा। इससे देश के ह्यूमन रिसोर्स पूल को भी बहुत फायदा होगा। मैं सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी कहूंगा कि इस दिशा में तेजी से करें। साथियों, आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण ही नहीं कर रहे, बल्कि भारत की ग्रोथ को मोमेंटम देने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए इस वेबिनार में जुड़े हर स्टेक होल्डर की भूमिका और उनके सुझाव बहुत अहम है। और ये भी देखिए कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कभी कभी रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट उसी का। अब देखिए इस बजट में गांवों में भंडारण का बहुत प्रोजेक्ट लिया गया है, स्टोरेज के लिए, किसानों की पैदावार के स्टोरेज के लिए। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हम अभी से सोच सकते हैं। देश में वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं, लाखों गांवों में हेल्थ सर्विसेज के लिए उत्तम से उत्तम वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नए रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है। हम हर परिवार को पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इन कामों में नई टेक्नोलॉजी, मटेरियल में भी नयापन, कंस्ट्रक्शन टाइम में भी समय सीमा में काम कैसे हो, इन सारे विषयों पर अब भारत को बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत है। और इसलिए ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका ये मंथन, आपके ये विचार, आपका अनुभव इस बजट को उत्तम से उत्तम तरीके से इंप्लीमेंट का कारण बनेगा। तेज गति से इंप्लीमेंटेशन होगा और सर्वाधिक अच्छे आउटकम वाला परिणाम मिलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। तो पोस्ट बजट वेबिनार से पीएम नरेंद्र मोदी का ये खिताब लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे ब्रेकिंग एट 10 में एक छोटे से ब्रेक के लिए।